student, chapter number 4, chemical kinetics. Now start. Integrate rate law for zero order reaction. इंटीग्रेशन के फॉर्म में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आप फाइंड आउट करेंगे. इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट रिमेन्स कांस्टेंट. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है रेट आपके पावर्स पे डिपेंड करता है. पावर्स आपकी जीरो हो जाएगी तो इट मीन्स आपके पास जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 हो जाएगा थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस रिएक्शन. ओके, दैट इज द रेट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. लेट कर लीजिए रेट इज इक्वल के आर की पावर ज़ीरो होगा क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. इज इक्वल आपके पास के ही आएगा क्योंकि आर की पावर क्या है ज़ीरो है वो 1 हो जाएगा. फॉर अ जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेट कर लीजिए कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, के इज इक्वल 1/T आर नॉट माइनस आर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ये सॉल्व करके आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. द टाइम टेकन फॉर अ रिएक्शन व्हेन हाफ ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल हैज़ रिएक्टेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. लेट कर लीजिए आपके पास स्टार्टिंग में जब इनिशियल कंसंट्रेशन था तो आपके पास सब्सटेंस फुल था. ठीक है, और टाइम आपके पास हाफ होगा तो रिएक्टेंट जो भी आपने लिया था वो भी आपके पास क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में. ठीक है, स्टार्टिंग में मान लीजिए आप आर लेके आए तो बाद में आपका आर नॉट हो जाएगा. क्लियर हो गया. ठीक है, या ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में आप आर नॉट लेके आए बाद में आपका आर हो गया एट टाइम टी पे. ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ इज इक्वल होता है आर नॉट अपॉन में 2 के. ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप आर की जगह आर नॉट रख देंगे और टी की जगह टी हाफ रख देंगे तो ये फॉर्मूला आपका मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट है इंटीग्रेट रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. For first order reaction, the rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reactant. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो फर्स्ट कंसंट्रेशन के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फॉर द जनरल फर्स्ट रिएक्शंस के लिए आपके पास लेट कीजिए कोई रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके किसको हो जाएगा जो रिएक्टेंट है उसकी पावर 1 की. ठीक है, अब पी रेट है आपके पास उसकी पावर आपके जैसे आर की पावर आपके पास 1 हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद रखिएगा टी इज इक्वल होती है 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर. ये कंप्लीट इंटीग्रेशन करके जो आपने सॉल्व आउट किया था उसके बाद बना है. ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. अब इसी फॉर्मूले में देखिए ऊपर और नीचे दोनों फॉर्मूले में देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में टी की जगह टी हाफ रख दिया. ठीक हो गया, और 2.303 ऐसी रहने देना के की जगह के रख दिया आपने. ठीक है, लॉग आर नॉट तो ऊपर ऐसे ही रहेगा नीचे वाला जो आर है उसकी जगह मैं आर नॉट अपॉन 2 कर दूँ तो आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा. लॉग के अंदर ओनली 2 बच जाएगा. लॉग 2 की वैल्यू पूरा सॉल्व करेंगे पीछे तो लॉग 2 की वैल्यू होती है 2.303. ठीक है, स्टार्टिंग में था और लॉग 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.3010. ठीक है, 0.301 से आप 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपके पास 0.693 आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर हो गया. तो इट मीन्स टी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अगर आपको क्या निकालना है टी हाफ की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे टी की जगह टी हाफ रख देंगे तो रख दिया आपने के की जगह के ही रहने देना और 2.303 ऐसे ही रहेगा आपके पास. ऊपर है लॉग आर नॉट ऐसे ही रखना. आर की जगह पे आर नॉट अपॉन 2 करना. आर नॉट से आर नॉट कटेगा ब्रैकेट में लॉग 2 बचेगा बस पीछे. तो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010. इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सॉल्व करके इतना आ जाएगा. नेक्स्ट नोट है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट. अब आपके उनके हाफ लाइफ में क्या करें इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट जा रहा है फॉर्मूले में तो आपके पास इंडिपेंडेंट मानेंगे और इसका स्केल जो होगा वो डाउन में जाएगा. ठीक है, नेगेटिव जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट आपके पास अगर हम क्या लेते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं 1 के फॉर्म में लेते हैं तब ये ग्राफ ऊपर जाएगा. ठीक है, एक दूसरे के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. टेम्परेचर देखिए इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कॉन्स्टेंट नियरली डबल. ठीक है, अगर 10 डिग्री भी हम रेज करते हैं तो वो क्या होता है आपके पास रेट कॉन्स्टेंट डबल हो जाता है क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है. ठीक है, टी हाफ आपको पता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/के. ठीक है, जब ऊपर आप फॉर्मूले में देखोगे ठीक है तो आपके पास टी हाफ अगर आप टी हाफ की बात करेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/के मतलब के और जो टाइम और आपके पास रेट कांस्टेंट होता है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. नेक्स्ट है दिस इज एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल फॉर्म यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन. आर्हेनियस इक्वेशन की फॉर्म में आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो उसको. ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में सॉल्व आउट करेंगे डेरिवेशन इसका. Effect of temperature. When temperature will increase the fraction of molecules which collide with energy greater than activation energy increase. अगर आपके पास क्या कहते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कोलाइड आपके जो पार्टिकल होंगे ज़्यादा कोलाइड करेंगे और ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. From the graph it is evident that with the 10 degree in the temperatures the area solving the fraction molecules. ठीक है,
हैविंग एनर्जी ग्रेटर टू और इक्वल टू E इज़ ऑलमोस्ट डबल। तो आपको पता है कि आपके पास हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास एनर्जी है, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी पता है आपको। और याद रखिएगा अगर फ्रैक्शंस के फॉर्म में है तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल जाएगी। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइड मॉलिक्यूल्स मस्ट प्रोसेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अगर आपके पास कोलिजन होगा तो आप देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी वो होती है कम से कम एनर्जी में, जैसे हम कोई मॉलिक्यूल्स मान लो केमिस्ट्री में, ठीक है, उसके ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी होती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो। या इसमें करें मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड कोलाइड मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अगर आपके पास कोलाइड करना है तो उसको एनर्जी चाहिए होगी और मिनिमम एनर्जी से वो कोलिजन कर ले, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिससे क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो। एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इट इज़ द एक्स्ट्रा एनर्जी विच मस्ट बी possessed by reactive molecules so that collision between reactant molecules is effective and leads to the formation of product molecules। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी है विच मस्ट बी प्रोसेस बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सो दैट कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, और प्रोडक्ट आपके पास मॉलिक्यूल्स बेटर मिलेंगे। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेट, इट मीन्स आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी होती है मॉलिक्यूल्स रेस्ट फॉर्म में, अगर उसको एक्टिवेट फॉर्म में लाना है तो आप क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का यूज़ करते हैं, जिससे वो किस में आ जाएगा, एक्साइटेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपको पता है बेटा, कैटालिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे टू फ्रेंड्स आपके लड़ रहे हैं और थर्ड वाला पर्सन कहेगा मारो उसको, तो इट मीन्स उसने क्या कर दिया, रेट ऑफ, देखो पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा उसमें, बट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। या कभी दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो आप उन दोनों को अलग कर दोगे, तो इट मीन्स आप क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया। वैसे ही कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोवरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज पे करते हैं, डिक्रीज पे करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन, ये क्या देते हैं, सीधे एक पाथ देते हैं, सीधे मतलब आपके पास रिएक्टेंट साइड में रिएक्ट होगी और सीधे प्रोडक्ट बनेगा। इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कुछ आपके पास क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट विच चेंजेस इनटू प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट इज रीजनरेट। तो इट मीन्स अगर आपके पास ये पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करने के बाद प्रोडक्ट बनता है और लास्ट में क्या होते हैं, प्रोडक्ट में से भी ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि ये क्या नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी आपको पता है, जब आपके पास दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, और जो आपके पास फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं कोलाइड। According to this theory, only effective collision bring about a chemical reaction, the collision in which molecules collide with sufficient kinetic energy। बहुत लेस एनर्जी से अगर क्या करें, कोलिजन करें तो उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, और एक प्रॉपर क्या दें, ओरिएंटेशन देंगे, कैन फॉर्म प्रोडक्ट। और क्या फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इन कोलिजन थ्योरी activation energy and proper orientation of the molecules together determine the criteria of the effective collision and thus the rate of the chemical reaction। it means कह रहे हैं collision theory में activation energy and proper orientation of the molecules together, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, determine the criteria of effective। तो इट मीन्स आप क्या करते हैं, एक इफेक्टिव, अगर आपको पता है कि कितने अमाउंट में क्या मिल रहा है, आपको कोलिजन मिल रहा है, उसको जानना चाहते हैं तो इन दोनों का यूज़ करेंगे, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का, या एक्टिवेशन एनर्जी का। दस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी लेट कर लीजिए, प्रोडक्ट बनना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, रेट इज इक्वल होता है पी जेड ए बी ई की पावर, ये होगा 3 माइनस ई अपॉन आर टी, और जेड ए बी जो होता है यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट है, इसे बोलिए कोलिजन कॉन्स्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका आप इसकी पावर में भी लिख सकते हो, और चाहे तो आप रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल पी आपके पास इसे यूनिट मान लीजिएगा, जेड आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट आ गया, ठीक है, कोलिजन कांस्टेंट, ई की पावर माइनस का 3 ई अपॉन आर टी आपके पास फॉर्मूला हो गया। और राइट स्टूडेंट, ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल